बोहेमिया में बदनामी के बादल। शर्लॉक होम्स के लिए वह हमेशा से वह महिला थी। मैंने बहुत कम बार ही उसे किसी और नाम से बुलाते देखा। उसकी नज़रों में वह स्त्री जाति में श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं था कि आयरीन एडलर के लिए उसके मन में मोहब्बत जैसी कोई चीज थी। सभी जज्बात, खासकर यह जज्बात उसके ठंडे पर संतुलित दिमाग के लिए नफरत के काबिल थे। मैं सोचता हूँ कि उस जैसी तर्क करने और परखने वाली मशीन दुनिया में दूसरी नहीं मिल सकती थी। पर प्रेमी के तौर पर उसकी जगह डावांडोल थी। वह कभी भी इस तरह के कोमल जज्बातों की बात नहीं करता था, और जब करता था तो व्यंग्य और हिकारत से परखी के लिए ये बातें तारीफे काबिल थीं। दूसरे लोगों के मकसद से पर्दा उठाने के काम आती थी, पर अपनी खुद की जिंदगी में इन बातों का दाखिल होना उसकी मानसिक मजबूती को कमजोर कर सकता था। किसी नाजुक यंत्र में कठोरता या ज्यादा पावर वाले लेंस का चटखना उसको इतना विचलित नहीं कर सकता था जितना जज्बातों का पैदा होना। पर उसके लिए एक महिला थी, और वह थी स्वर्गीय आयरीन एडलर, जिसकी याददाश्त पर कई प्रश्न खड़े हो जाते थे। कई दिनों से मैंने होम्स को बहुत कम देखा था। मेरी शादी ने हम दोनों को थोड़ा दूर कर दिया था। अपनी खुशी और उन सब घरेलू बातों में पैदा रुचि की ओर जो हर उस शख्स में पैदा होती है जो पहली बार अपने को गृहस्थी का मालिक पाता है, मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था। जबकि होम्स को किसी भी तरह के मिलने जुलने से नफरत थी, और वह हमारे बेकर स्ट्रीट वाले घर में ही अपनी किताबों में डूबा रहा और हर हफ्ते कभी कोकीन, कभी अपनी महत्वाकांक्षा और कभी अपनी स्वाभाविक चुस्ती के बीच झूलता रहता। वह अब भी हमेशा की तरह और उन सुरागों को ढूंढने और उन रहस्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश करता। पुलिस जिनसे हाथ धो बैठी थी। समय समय पर मुझे उसके कामों का पता चलता रहता। ट्रेपोव हत्याओं के संबंध में उसको ओडेसा बुलाया जाना, ट्रिंकोम में उसका एटकिंसन भाइयों वाली सनसनीखेज त्रासदी का सुलझाना, और आखिर में हॉलैंड के शाही खानदान के लिए उसने जितनी नजाकत और सफलता से काम किया था उसके बारे में भी पता चला। पर इन कामों के अलावा जो मुझे रोज का अखबार पढ़ने वाले बाकी पाठकों की तरह ही पता चलते थे, मुझे अपने पुराने दोस्त और सहयोगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। 20 मार्च 1888 रात की बात है। मैं अपने एक रोगी को देखकर लौट रहा था। मैं अब सिविल प्रैक्टिस करने लगा था जब मैं बेकर स्ट्रीट से गुजरा और अपने पुराने दरवाजे से निकला, जो मुझे अपने प्रेम के शुरू के दिनों की याद दिलाते थे और लाल रंग के अध्ययन के काले दिनों की। तब मुझे अचानक होम्स से मिलने की ललक हुई और यह जानने की कि वह अपनी अद्भुत क्षमता किस काम में लगा रहा है। उसके कमरे में तेज रोशनी थी, और जब मैंने ऊपर देखा, मैंने उसकी लंबी छरहरी आकृति को पर्दे के पीछे काली परछाई के रूप में गुजरते देखा। वह बार बार तेजी से कमरे के चक्कर काट रहा था, उसका सिर छाती पर टिका हुआ और हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। मैं, जो उसके हर मूड और आदत को पहचानता था, उसके हाव भाव से सारी बात समझ गया। वह फिर से काम पर लग गया था। वह ड्रग की खुमारी से निकल गया था और किसी नई समस्या का हल ढूंढने में बेचैन था। मैंने घंटी बजाई और कमरे तक ले जाया गया, जो पहले मेरा भी हुआ करता था। वह ज्यादा नहीं चहक रहा था, वैसे भी ऐसा कम ही होता था, पर मैं समझता हूँ कि मुझे देखकर वह खुश हुआ। वह एक शब्द भी नहीं बोला, पर आंखों से उसने मुझे आराम कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, अपना सिगार का केस मेरी ओर उछाला और कोने में रखे स्पिरिट केस और गैसोलीन की ओर इशारा किया। फिर वह आग के पास खड़ा अपनी पारखी नजर से मुझे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा। शादी तुमको माफिक पड़ी है, उसने कहा। मैं सोचता हूँ वॉटसन कि जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था तब से अब तक तुम्हारा 7.5 पाउंड वजन बढ़ा है। 7, मैंने जवाब दिया। हाँ, बल्कि मुझे लग रहा था उससे ज्यादा ही। वॉटसन, तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम वापस अपने पेशे में लौटना चाहते हो। फिर तुमको कैसे पता चला? मैंने देखा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मुझे कैसे पता चला कि तुम कुछ दिनों से भीग रहे हो और तुम्हारी नौकरानी बेहद फूहड़ और लापरवाह है। माय डियर होम्स, मैंने कहा, यह तो हद हो गई है। अगर तुम कुछ शताब्दियों पहले पैदा हुए होते तो तुम्हें जला दिया जाता। यह सच है कि मैं पिछले गुरुवार को सैर के लिए गया था और बहुत भीगी हालत में वापस आया। पर मैं उन कपड़ों को उतार चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने यह कैसे जाना। जहां तक मेरी जेन का सवाल है, वह सुधरने वाली नहीं है। मेरी पत्नी ने उसे नोटिस दे दिया है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुमने यह कैसे जाना। वह अपने आप में हंसा और अपने लंबे हाथ आपस में रगड़े। बड़ी आसान बात है, वह बोला। मेरी आंखें बताती हैं कि तुम्हारे बाएं जूते के अंदर की ओर, जहां आग की रोशनी पड़ती है, चमड़ा 6 जगह से एक सा कटा हुआ है। जाहिर है कि ये निशान किसी ऐसे आदमी ने बनाए हैं जिसने वहां से लापरवाही से सूखी मिट्टी खुरचने की कोशिश की है।
इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम खराब मौसम में बाहर गए थे और लंदन के नौकरों में तुम्हारे पास एक खासकर बड़ा गुस्सैल नौकर जो गुस्से में जूते काट देता है। अगर कोई जेंटलमैन मेरे कमरे में आइडोफॉर्म का भभका लिए दाखिल होता है और उसकी दाईं तर्जनी पर सिल्वर नाइट्रेट का काला निशान लगा हो, उसके टोप की एक तरफ उभार यह दिखा रहा हो कि उसने वहां पर अपना स्टेथोस्कोप छुपा रखा है और मैं तब भी यह अंदाज न लगा सकूं कि तुम डॉक्टरी पेशे के कार्यरत सदस्य हो, तो मैं पागल ही माना जाऊंगा। मैं उसके तर्क और निष्कर्षों पर पहुंचने की प्रक्रिया सुनकर हंसे बगैर नहीं रह सका। जब तुम अपने कारण बताते हो, मैंने कहा, तो हमेशा बात इतनी साधारण लगती है कि लगता है कि मैं भी यही सोचता, हालांकि तुम्हारे तर्क सुनकर मैं हमेशा भौचक्का रह जाता हूँ। जब तक तुम उसकी प्रक्रिया समझा नहीं देते और फिर भी मुझे लगता है कि मेरी आंखें तुम्हारी आंखों जितनी ही तेज हैं। बिल्कुल, सिगरेट सुलगाते हुए उसने जवाब दिया और आराम कुर्सी में धंस गया। तुम देखते हो पर गौर नहीं करते। यही फर्क है। जैसे उदाहरण के लिए तुमने हॉल से इस कमरे तक आने वाली सीढ़ियां अक्सर देखी होंगी। अक्सर, कितनी बार? करीब सैकड़ों बार। तो फिर कितने पायदान हैं? कितने? मुझे नहीं मालूम। यही तो, तुमने गौर नहीं किया। और फिर भी तुमने देखी हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि 17 पायदान हैं, क्योंकि मैंने देखा भी है और गौर भी किया है। वैसे, क्योंकि तुम्हें इन छोटी मोटी समस्याओं में मजा आता है और क्योंकि तुम मेरे एकाध बेकार के अनुभव लिखने की मेहरबानी कर चुके हो, शायद तुमको इस बात में मजा आए। उसने मेज पर खुला पड़ा गुलाबी रंग का एक मोटा नोट पेपर मेरी ओर उछाला। यह आखिरी डाक से आया था। उसने कहा, इसे जोर से पढ़ो। नोट में तारीख नहीं लिखी हुई थी और न नाम था, न पता। आज रात 7:45 बजे तुम्हारे पास एक शख्स आएगा जो एक बड़े गंभीर मसले पर तुम्हारी राय लेना चाहता है। यूरोप के एक शाही खानदान के प्रति तुम्हारा रवैया दिखाता है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है उन मामलों में जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे बारे में यह तारीफ हमें कई सूत्रों से मिली है। तो फिर उस वक्त तुम्हारे कमरे में मुलाकात होगी और इस बात का बुरा मत मानना कि तुम्हारे मेहमान ने मुखौटा पहन रखा है। यह तो वास्तव में कोई रहस्य है। मैंने कहा, तुम क्या सोचते हो कि इसका क्या मतलब है? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी हासिल किए बिना ही अनुमान लगाना सबसे बड़ी गलती है। फिर लोग अनुमान के आधार पर तथ्यों को मोड़ने तोड़ने लगते हैं। पर जहां तक नोट का सवाल है, तुमको इसके बारे में क्या लगता है? मैंने गौर से उस नोट की लिखावट देखी और उस कागज को जिस पर लिखा था। जिस शख्स ने यह लिखा है, मेरे अनुमान से वह काफी दौलतमंद है। मैंने अपने मित्र की प्रक्रिया की नकल करते हुए कहा, इस तरह के कागज का पैकेट आधे क्राउन से कम का नहीं हो सकता। यह अजब मजबूत और कड़ा है। अजब यही सही शब्द है। होम्स ने कहा, यह अंग्रेजी कागज है ही नहीं। इसको रोशनी में उठाकर देखो। मैंने किया था और मैंने बड़ा ई और छोटा जी, एक पी और एक बड़ा जी छोटे टी के साथ कागज के अंदर छपा देखा। इसका क्या मतलब समझते हो? होम्स ने पूछा। बेशक बनाने वाले का नाम या शायद उसका मोनोग्राम हो। नहीं, छोटे टी के साथ बना जी एक जर्मन शब्द दिखता है, जीसेशाफ्ट, जिसका जर्मन मतलब है कंपनी। पी का मतलब है पेपर यानी कागज। अब ईजी का क्या मतलब हो सकता है? चलो अपने गिजटिया पर नजर डालते हैं। उसने शेल्फ से भारी भरकम किताब निकाली। इग्लो ने जे रहा इग्रिया। यह एक जर्मन भाषी प्रदेश है, बोहिमिया में, जो कारिस्पेड से ज्यादा दूर नहीं है। यह वालेनस्टीन की मौत के लिए मशहूर है और अपनी असंख्य कांच की फैक्ट्री और कागज की मिलों के लिए। हा, तुम इससे क्या समझते हो, मेरे दोस्त? उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अपनी सिगरेट का एक बड़ा, नीला, विजयी कश छोड़ा। यह कागज बोहिमिया में बना था। मैंने कहा, बिल्कुल, और जिस शख्स ने यह नोट लिखा था, वह जर्मन था। इस वाक्य की अजीब बनावट देखो, कोई फ्रांसीसी या रूसी ऐसा वाक्य नहीं लिख सकता था। सिर्फ जर्मन ही अपने क्रियापदों से इतनी बदसलूकी कर सकता था। इसलिए अब यह देखना बाकी है कि यह जर्मन जो बोहिमिया के कागज पर लिखता है और अपना चेहरा मुखौटे से ढकना चाहता है, आखिर चाहता क्या है। और यह लो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वह आ गया है और हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। वह बोल ही रहा था कि घोड़ों के टापों और घास पर पहियों के रुकने की तेज आवाज आई। इसके साथ ही घंटी जोर से बजी। होम्स ने सीटी बजाई। आवाज से पता चलता है कि बड़ी शानदार जोड़ी है। वह बोला, हाँ। खिड़की के बाहर देखता रहा। सुंदर सी घोड़ा गाड़ी और सुंदर घोड़े, एक एक की कीमत 150 गिनी होगी। इस केस में खूब पैसा है, वॉटसन, और कुछ नहीं हो तो भी। मैं सोचता हूँ कि मैं चला जाऊं, होम्स।
बिल्कुल नहीं डॉक्टर, अपनी जगह पर बने रहो, अपने बॉसवेल के बगैर मैं कुछ भी नहीं और यह बड़ा दिलचस्प केस जान पड़ रहा है। इसे जरूर देखो, पर तुम्हारा मुवक्किल, उसकी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है और उसकी भी। देखो, वह आ गया। उस आराम कुर्सी पर बैठो डॉक्टर और हमारी ओर पूरा ध्यान दो। धीमा और भारी कदम जो सीढ़ियों और गलियारे में सुनाई पड़ा था, दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गया, फिर जोर से और अधिकार से दरवाजा खटखटाया गया। अंदर आओ, होम्स ने कहा। एक आदमी अदन आया जो करीब 2 मीटर लंबा था और उसका सीना और हाथ पैर हरक्यूलिस जैसे थे। उसके कपड़े कीमती थी, इतने कीमती कि इंग्लैंड में उनको हिकारत से देखा जाएगा। आस्तीनों पर आस्ट्रखान के भारी पट्टे लगे थे और उसके कंधे पर पड़े गहरे नीले रंग के चोगे पर लपट के रंग के रेशम का अस्तर था, जो एक ब्रोच से गर्दन पर बंधा था जिसमें बिल और जड़ा था। बूट उसके टखनों तक आ रहे थे, जिनके ऊपर गहरे कत्थई रंग का फर लगा था। इन सब से पुराने जमाने की रईसी याद आ रही थी। उसके हाथ में चौड़े किनारे वाला हैट था और उसने अपने चेहरे का ऊपरी हिस्सा एक काले मुखौटे से ढक रखा था जो उसके गालों तक आ रहा था और जिसे उसने उसी क्षण ठीक किया था, क्योंकि अंदर आते समय भी उसका हाथ मुखौटे पर ही था। चेहरे के नीचे के हिस्से से लग रहा था कि वह मजबूत चरित्र वाला आदमी है। उसका होंठ मोटा और लटका हुआ था, थोड़ी लंबी और सीधी थी, जिससे पता चल रहा था कि वह जो ठान लेता है उस पर अड़ा रहता है। तुम्हें मेरा नोट मिला? उसने कर्कश आवाज में पूछा, जिसमें जर्मन लहजे का गहरा पुट था। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। उसने हम दोनों को बारी बारी से देखा, मानो समझ नहीं पा रहा हो कि बातचीत किससे करे। कृपया बैठो, होम्स ने कहा। यह मेरा मित्र और सहयोगी डॉ. वॉटसन है, जो कभी भी मेहरबानी करके मुझे मेरे मामलों में मदद करता है। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे किससे बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है? मुझे काउंट वॉन क्राम के नाम से बुला सकते हो। मैं बोहेमिया का एक रईस हूँ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यह तुम्हारा मित्र अपनी बात का पक्का है और हमारे बारे में इधर उधर नहीं बताएगा और एक बहुत जरूरी बात के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुमसे अकेले में ही बात करना चाहता हूँ। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, पर होम्स ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे वापस कुर्सी की ओर धकेल दिया। या तो हम दोनों यहाँ रहेंगे या एक भी नहीं। वह बोला, तुम इसके सामने वह सब कुछ कह सकते हो जो तुम मुझसे अकेले में कहने वाले थे। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए। फिर तो मुझे शुरू हो जाना चाहिए, वह बोला। 2 साल तक तुम दोनों बिल्कुल चुप्पी साधे रहोगे, उसके बाद यह बात उतनी जरूरी नहीं रह जाएगी। इस वक्त यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह मामला इतना गंभीर है कि यूरोप के इतिहास को प्रभावित कर सकता है। मैं वादा करता हूँ, होम्स ने कहा। और मैं भी। इस मुखौटे के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे विचित्र मेहमान ने कहा। जिस भले आदमी ने मुझे यह काम सौंपा है, वह चाहता है कि मैं तुम लोगों के लिए अनजान बना रहूं और मैं यह भी कबूलना चाहता हूं कि अभी मैंने जो अपनी यह उपाधि काउंट बताई थी, वह मेरी नहीं है। मुझे पता था, होम्स ने रूखेपन से कहा। हालात बड़े नाजुक हैं और यूरोप के एक शाही परिवार की इज्जत धूल में मिलने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। साफ शब्दों में, यह बोहेमिया के राजसी परिवार हाउस ऑफ ऑर्मस्टीन से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे यह भी मालूम था, अपनी आराम कुर्सी में धंसकर आंखें बंद करते हुए होम्स बुदबुदाया। हमारे मेहमान ने ताज्जुब से उस ढीले ढाले आदमी को देखा जो कुर्सी पर पसरा हुआ था और जिसके बारे में उससे कहा गया था कि वह यूरोप का सबसे चुस्त एजेंट है। होम्स ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने भीमकाय मुवक्किल की ओर बेसब्री से देखा। अगर योर मैजेस्टी, बादशाह सलामत, अपना आने का मकसद बताने का कष्ट करे, उसने कहा, तो मैं तुम्हें बेहतर सलाह दे सकता हूँ। वह आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बड़ी बेसब्री से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। फिर बेबसी के अंदाज में उसने मुखौटा अपने चेहरे से हटाकर जमीन पर फेंक दिया। तुम ठीक कहते हो, मैं ही बादशाह हूँ। मैं यह बात छुपाने की कोशिश क्यों करूँ? वाकई क्यों? होम्स ने धीरे से कहा। बादशाह सलामत तब बोले भी नहीं थे, जब मैं समझ गया था कि मैं बोहेमिया का वारिस राजा और ग्रैंड ड्यूक ऑफ केसल फेलेस्टीन, यानी विल्हेम गॉत्सरिच सिगिस्मुंड वॉन ऑर्मस्टीन से बात कर रहा हूँ। पर तुम समझ सकते हो, हमारे अजीब मेहमान ने फिर से बैठकर अपने ऊंचे, सफेद माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम समझ सकते हो कि मुझे खुद इस तरह के काम करने की आदत नहीं है। पर मामला इतना नाजुक है कि मैं किसी एजेंट को बताता तो उसकी मुट्ठी में हो जाता। मैं प्राग से भेष बदल कर आया हूं कि तुमसे सलाह ले सकूं। तो लो सलाह, होम्स ने एक बार फिर से आंख बंद करते हुए कहा। हकीकत कुछ इस तरह की है।
करीब 5 साल पहले वारसा में लंबे समय के लिए जाने के दौरान मेरी जान पहचान मशहूर आयरीन एडलर से हुई। यह नाम तुम्हें जरूर जाना पहचाना लगेगा। इस नाम को मेरी सूची में देखो, डॉक्टर होम्स ने बगैर आंखें खोले धीरे से कहा। कई सालों से उसने नियम बना रखा था कि लोगों और चीजों के बारे में छपी हर बात को योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठी कर लेना, जिससे ऐसे विषय या इंसान का नाम लेना कठिन था जिसकी उसके पास जानकारी न हो। इस मामले में मैंने देखा कि उस महिला के बारे में जानकारी हेब्रू के एक रब्बी और एक स्टाफ कमांडर के बीच में रखी थी, जिसने गहरे पानी की मछलियों के विषय में लेख लिखा था। मुझे देखने दो, होम्स ने कहा। हम सन 1858 में न्यू जर्सी में पैदा हुई। कॉन्ट्राल्टो हम, ला स्काला हम, इंपीरियल ओपेरा ऑफ वारसा की मुख्य नायिका। हाँ, स्टेज से अवकाश लिया। हाँ, लंदन में रह रही है। बिल्कुल। बादशाह सलामत ने, जैसा मैं समझता हूँ, इस युवती के साथ संबंध बनाए और उसको कुछ पत्र भेजे और अब चाहते हैं कि वे पत्र वापस मिल जाएं। बिल्कुल यही बात है। पर तुमको कैसे? क्या गुप्त रूप से शादी हुई थी? नहीं। कोई कानूनी दस्तावेज या प्रमाण पत्र? नहीं। फिर मैं बादशाह को समझ नहीं पा रहा। अगर यह युवती ब्लैकमेल के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करे तो वह यह कैसे साबित करेगी कि ये असली हैं? मेरी लिखावट जो है उसकी नकल भी की जा सकती है। मेरा निजी कागज चोरी किया जा सकता है। मेरी अपनी मोहर नकल की जा सकती है। मेरा फोटो खरीदा जा सकता है। फोटोग्राफ में हम दोनों थे। ओह डियर, यह बुरा हुआ। बादशाह ने वाकई सावधानी से काम नहीं किया। मैं पागल था, पागल। तुमने अपने को वाकई मुश्किल में डाल दिया है। तब मैं युवराज था, मैं जवान था। अभी मैं 30 का हूँ। उसको वापस लेना होगा। हमने बहुत कोशिश की थी। बादशाह को इसकी कीमत देनी होगी। इसे खरीदना होगा। वह बेचेगी नहीं तो चुराना पड़ेगा। 5 बार कोशिश की जा चुकी है। 2 बार घुसपैठियों ने पूरा घर उथल पुथल किया, जिनको मैंने पैसे दिए थे। एक बार वह यात्रा कर रही थी तो हमने उसका सामान इधर उधर कर दिया। 2 बार राहजनी कर चुके हैं, पर कोई नतीजा नहीं निकला। उसका कोई नामो निशान नहीं। बिल्कुल नहीं। होम्स हंसा। यह तो अच्छी खासी समस्या है, उसने कहा। पर मेरे लिए बड़ी गंभीर, बादशाह ने नाराजगी से कहा। वाकई बहुत गंभीर। फोटो के साथ वह क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद करना। पर कैसे? मेरी शादी होने वाली है, ऐसा मैं सुन चुका हूँ। स्वेफडेनेविया के राजा की दूसरी बेटी क्लोटिल्डे लॉथमैन वॉन साक्से मेनिनजेन से। तुम उसके परिवार के सख्त कायदे कानून जानते ही हो। वह खुद भी नजाकत का पुतला है। मेरे आचरण के बारे में कोई भी शक हमारा संबंध खत्म कर सकता है। और आयरीन एडलर, फोटोग्राफ उनको पहुंचाने की धमकी देती है। वह ऐसा कर भी सकती है। तुम उसको जानते नहीं हो। उसका दिल पत्थर का बना है। उसका चेहरा सबसे खूबसूरत स्त्री का है और दिमाग किसी अड़ियल पुरुष का। मैं किसी और से शादी कर लूं, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें पक्का पता है कि उसने अभी तक फोटो वहां नहीं भेजी है? मुझे यकीन है। और क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि वह उस दिन भेजेगी जिस दिन सगाई की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। वह अगले सोमवार को की जाएगी। ओह, फिर तो हमारे पास 3 दिन और हैं, होम्स ने जम्हाई लेते हुए कहा। यह अच्छी बात है क्योंकि अभी मेरे पास 1-2 जरूरी मामले पड़े हैं। बादशाह फिलहाल के लिए लंदन में तो रुकेंगे। बिल्कुल। मैं तुम्हें लैंडलाइन में काउंट वॉन क्राम के नाम से मिलूंगा। तो फिर मैं एक लाइन लिखकर बता दूंगा कि हमने कितनी तरक्की की है। कृपा करके बता देना, मुझे बड़ी फिक्र रहेगी। फिर पैसे का क्या होगा? तुम्हारे पास ब्लैंक चेक होगा। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि मैं उस फोटोग्राफ के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा तक देने को तैयार हूं। और अभी के खर्चों के लिए। राजा ने एक भारी चमड़े का बैग अपने चोगे के अंदर से निकाला और मेज पर रख दिया। इसमें सोने के 300 पाउंड और नोटों में 700 पाउंड हैं। होम्स ने अपनी नोटबुक के पन्ने पर रसीद काटी और उसे थमा दी। और मैडम का पता? उसने पूछा। ब्राइनी लॉज, सरपेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन वुड। होम्स ने इसको लिख लिया। एक और सवाल, वह बोला। क्या फोटो मड़ा हुआ है? हाँ। फिर गुड नाइट योर मैजेस्टी, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही तुम्हें अच्छी खबर देंगे। और गुड नाइट वॉटसन, उसने कहा। जब शाही घोड़ागाड़ी के पहिए सड़क पर जाते सुनाई दिए। अगर तुम मेहरबानी करके कल दोपहर 3 बजे आ जाओ तो मैं इस छोटे से मसले पर तुमसे बात करना चाहूंगा। ठीक 3 बजे मैं बेकर स्ट्रीट पर था, पर होम्स वापस नहीं आया था। मकान मालकिन ने मुझे बताया कि वह सुबह 8 बजे के लगभग घर से निकला था। फिर भी मैं फायरप्लेस के आगे उसका इंतजार करते बैठ गया, चाहे उसे कितना भी समय क्यों न लगे।
मुझे अभी से उसकी छानबीन में दिलचस्पी होने लगी थी। हालांकि यह मामला उन मामलों की तरह खूनी और अजीब नहीं था जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, फिर भी यह मसला और उसके मुवक्किल का ऊंचा ओहदा कुछ अलग ही बात लिए था। वास्तव में इस किस्से की तहकीकात के अलावा, जिसका जिम्मा मेरे मित्र पर था, उसका हर स्थिति से निपटने का अंदाज और उसकी तीखी तर्क शक्ति मुझे उसके साथ काम करने में मजा देती थी। मुझे उसकी हर मामले को सुलझाने में सफलता की ऐसी आदत हो गई थी कि यह बात मेरे दिमाग में ही नहीं आती थी कि वह कभी नाकाम भी हो सकता है। लगभग 4 बजे थे जब दरवाजा खुला और नशे में धुत एक रईस पूरी तरह अस्तव्यस्त चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी, लाल और सूजा हुआ चेहरा और गंदे कपड़े पहने मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मुझे अपने दोस्त की वेश बदलने की अद्भुत क्षमता की आदत होने पर भी मुझे 3 बार गौर करने के बाद ही यकीन हुआ कि यह वही था। सिर हिलाते हुए वह अपने बेडरूम में गया, जहां से 5 मिनट में वह पहले की तरह ट्वीट का सूट पहने इज्जतदार आदमी सा लग रहा था। जेब में हाथ डालते हुए उसने आग के सामने अपने पैर फैलाए और कुछ मिनटों तक दिल खोलकर हंसता रहा। वाकई में, वह बोला और फिर हंसा। और फिर इतना हंसा कि उसे कुर्सी पर पसर जाना पड़ा। क्या बात है, बहुत हंसी की बात है। मुझे पता है कि तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने अपनी सुबह कैसे बिताई और क्या किया। मैं नहीं सोच सकता, शायद तुम मिस आइरीन एडलर की आदतों और उसके घर का जायजा ले रहे थे। हाँ, यह तो है। पर इसका सिलसिला भी अजब था। पर चलो, मैं तुमको बताता हूँ। मैं 8 बजे के लगभग घर से चला गया था, सईस के भेष में जो बेरोजगार है। सईसों में बेहद सहानुभूति और दोस्ती होती है। उनमें घुल मिल कर देखो तो तुमको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। मैंने जल्दी ही ब्राइनी लॉज ढूंढ ली। यह बड़ा सा विला है, जिसके पीछे खूबसूरत बगीचा है, पर खुद सड़क तक 2 मंजिला बना हुआ है। दरवाजे पर बड़ा सा ताला, दाईं ओर बड़ा सा सिटिंग रूम अच्छी तरह सजा हुआ है। फर्श तक की लंबी खिड़कियां और वे अंग्रेजी चटकनियां जिन्हें बच्चा भी खोल ले। इसके पीछे कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि गलियारे की खिड़की तक घोड़ा गाड़ी रखने की जगह से पहुंचा जा सकता था। मैंने उसके चारों ओर घूमकर गौर से हर जगह से देखा, पर कुछ खास नहीं देख पाया। फिर मैं सड़क की ओर टहलता रहा और जैसी मुझे उम्मीद थी, मैंने पाया कि एक गली में घुड़साल थी, जो बगीचे की एक दीवार तक जाती थी। मैंने घोड़ों की मालिश करने में सईसों की मदद की और मुझे बदले में 2 पेंस, कुछ शराब और थोड़ी सी तंबाकू मिली। मिस एडलर के बारे में वे सारी जानकारियां मुझे मिली जो मुझे चाहिए थीं और आसपास रहने वाले आधा दर्जन और लोगों के बारे में भी जिनमें मेरी दिलचस्पी नहीं थी, पर उनकी भी कहानियां मुझे सुननी पड़ी। और आइरीन एडलर के बारे में क्या पता चला? मैंने पूछा। ओह, उसने उस इलाके के सारे पुरुषों के सिर झुका दिए हैं। इस दुनिया में वह सबसे नाजुक युवती है। सईसों के बीच तो यही राय है। वह चुपचाप रहती है, कॉन्सर्ट में गाती है, रोजाना 5 बजे बाहर जाती है और ठीक 7 बजे डिनर के लिए लौट आती है। इसके अलावा कभी नहीं जाती, सिवा तब जब वह गाती है। सिर्फ एक पुरुष मेहमान आता है, जो अक्सर आता है। वह काला, खूबसूरत और स्मार्ट है। दिन में 1 बार से कम नहीं आता और अक्सर 2 बार आता है। वह कोई मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन है, इनर टेम्पल का। देखा, कोचवान से दोस्ती का नतीजा। वे दर्जनों बार उसे घर तक लाए थे और उसके बारे में सब कुछ जानते थे। जब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली, मैं एक बार फिर ब्राइनी लॉज में चहलकदमी करने लगा और अपनी योजना बनाने लगा। जाहिर है कि इस गॉडफ्रे नॉर्टन की इस मामले में अहम भूमिका है। वह वकील है। यह बात खतरनाक लग रही है। उनके बीच क्या रिश्ता था और वह बार बार किस मकसद से आता था? वह उसकी मुवक्किल थी या रखेल या दोस्त? अगर वह मुवक्किल थी तो उसने शायद वह फोटो उसके पास रखवा दिया होगा। अगर रखेल या दोस्त है तो शायद ऐसा नहीं किया होगा। इस सवाल के जवाब पर निर्भर होता है कि मुझे ब्राइनी लॉज में अपना काम जारी रखना चाहिए या उस शख्स के टेम्पल वाले घर की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी नाजुक बात है और मेरी तहकीकात का दायरा बढ़ गया है। मुझे डर है कि इन बातों से मैं तुमको बोर कर रहा हूँ, पर अपनी मुश्किलें तुमको बतानी है, जिससे तुम सारे हालात समझ सको। मैं तुम्हें गौर से सुन रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। अभी मैं इन सब बातों पर मन में विचार कर ही रहा था कि एक हैंडसम कैब ब्राइनी लॉज पर आकर रुकी और उसमें से कोई सज्जन निकला। वह बेहद खूबसूरत था, सांवला, तीखे नाखनक्श और मूंछों वाला। जाहिर था कि यह वही है जिसके बारे में मैंने सुना था। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। उसने कैबमैन को पुकार कर रुकने के लिए कहा और दरवाजा खोलने वाली नौकरानी के पास से तेजी से गुजर गया। उसके हाव भाव से दिख रहा था कि वह इस घर से अच्छी तरह वाकिफ है।
वह घर में करीब आधे घंटे तक रहा और मुझे बैठक की खिड़कियों से उसके कमरे के चक्कर लगाने की झलक मिलती रही। वह उत्तेजित होकर हाथ लहराते हुए बोल रहा था। युवती मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। आखिर में वह बाहर आया और पहले से भी ज्यादा जल्दी में दिखाई दिया। वह कैब में घुस ही रहा था कि उसने अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। शैतान की तरह गाड़ी ले चलो, वह चिल्लाया। पहले रीजेंट स्ट्रीट पर ग्रॉस एंड हेनकी तक, फिर एजवेयर रोड में सेंट मोनिका के चर्च में। अगर 20 मिनट में पहुंचा दोगे तो आधी गिनी इनाम में दूंगा। वे दोनों गए। मैं सोच ही रहा था कि उसके पीछे जाऊं या नहीं कि गली के उस छोर पर एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी आई। उसके कोचवान का कोट आधा बंद था और उसकी टाई कानों के नीचे, जबकि उसकी काठी के सारे पट्टे बाहर लटक रहे थे। गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी कि वह लपक कर हॉल के दरवाजे से निकली और उसमें बैठ गई। मैंने क्षण भर को ही उसकी झलक देखी, पर वह बेहद सुंदर युवती थी और उसके चेहरे पर कोई भी मर मिट सकता था। सेंट मोनिका चर्च ले चलो जॉन, वह चीखी, और 20 मिनट में पहुंचाने पर आधा सोवरेन मिलेगा। यह मौका हाथ से नहीं निकलने देना था, वॉटसन। मैं सोच ही रहा था कि मैं उसके पीछे भागूं या घोड़ा गाड़ी के पीछे लटक जाऊं कि सड़क पर एक कैब आती दिखी। ड्राइवर ने 2 बार अपने इस अस्तव्यस्त यात्री को देखा, पर उसके मना करने से पहले ही मैं उसमें बैठ गया। 12 बजने में 25 मिनट बाकी थे और साफ था कि माहौल में क्या चल रहा है। मेरे घोड़ेवान ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। मुझे नहीं लगता कि पहले कभी मैं इससे तेज गया होऊंगा, पर बाकी लोग हमसे पहले पहुंच गए थे। दोनों गाड़ियों के हौंफते हुए घोड़े मेरे पहुंचने पर दरवाजे पर खड़े थे। मैंने जल्दी से भाड़ा चुकाया और चर्च के अंदर गया। वहां पर कोई भी नहीं था और सफेद चोगे में एक पादरी जो उसके साथ बहस कर रहा था। वे तीनों मंडप के सामने घेरा बनाए खड़े थे। मैं किसी भी दूसरे लफंगे की तरह किनारे की तरफ खड़ा हो गया जो चर्च में यूं ही चला आया है। अचानक मैं हैरत में पड़ गया जब वे तीनों मेरी ओर मुड़े और गॉडफ्रे नॉर्टन तेजी से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। अच्छा हुआ, वह बोला, तुम हमारे काम आ सकते हो। आओ आओ। फिर क्या? मैंने पूछा। चलो भाई चलो, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, नहीं तो यह कानूनी नहीं माना जाएगा। मुझे मंडप तक लगभग खींच कर ले जाया गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने पाया कि मेरे कान में जो कुछ भी फुसफुसाया जा रहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूं और उन बातों की जिम्मेदारी ले रहा हूं जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था और कुमारी आयरीन एडलर को कुंवारे गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ विवाह बंधन में बांध रहा था। यह सब पल भर में ही हो गया। फिर एक ओर तो वह सज्जन मुझे शुक्रिया कह रहा था और दूसरी ओर युवती, जबकि आगे की ओर पादरी मुझे खुशी से देख रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे मजाकिया क्षण था और उसी को सोच कर मैं हंस रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उनकी शादी गैर कानूनी है कि पादरी ने किसी गवाह के बगैर उनकी शादी करने से इनकार कर दिया और मेरी हाजिरी से दूल्हे को गवाह की तालाश में सड़क पर नहीं जाना पड़ा। दुल्हन ने मुझे एक सॉवरेन दिया और उस मौके की याद में मैं उसे अपनी घड़ी की चेन में लगा लूंगा। यह तो कहानी में नया मोड़ आ गया, मैंने कहा। और फिर क्या? खैर, मेरी योजना गड़बड़ा गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ा फौरन चला जाएगा और इसलिए मुझे जल्दी से कोई कदम उठाना था। पर चर्च के दरवाजे पर वे अलग हो गए। वह टेंपल की ओर वापस चला गया और युवती अपने घर, मेन रोज की तरह 5 बजे पार्क की ओर आऊंगी। उससे अलग होते समय वह बोली। मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं सुना। वे दोनों अलग-अलग दिशाओं में चले गए और मैं अपनी तैयारियों में जुट गया। और क्या था? बियर का गिलास, उसने जवाब दिया और घंटी बजाई। खाने के बारे में सोच ही नहीं सका। अपनी व्यस्तता में और आज शाम में और भी ज्यादा व्यस्त रहूंगा। वैसे डॉक्टर, मुझे अब भी तुम्हारा सहयोग चाहिए। मुझे खुशी होगी। तुम कानून तोड़ने से डरते तो नहीं? बिल्कुल नहीं, न गिरफ्तार होने की संभावना से। अगर वजह अच्छी है तो नहीं। ओह, वजह बहुत अच्छी है। फिर मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे विश्वास था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। पर तुम क्या चाहते हो? जब मिसेज टनर ट्रे लेकर आएगी तो मैं सारी बात साफ कर दूंगा। अभी वह भूखा सा उस सादा खाने की ओर बढ़ा जो हमारी मकान मालकिन ने दिया था। मैं खाते खाते इस पर बातचीत करूंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी करीब 5 बज रहे हैं। 2 घंटों में हमें उस जगह पर पहुंचना है जहां सब कुछ घट रहा है। मिस आयरीन या मैडम अपनी ड्राइव से 7 बजे लौटती है। हमें उस वक्त उससे मिलने के लिए ब्राइनी लॉज पर होना है। और फिर वह सब तुम्हें मुझ पर छोड़ना होगा। मैंने तैयारियां कर ली हैं कि क्या करना है। बस एक ही बात पर मैं जोर देना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दखल नहीं देना है। समझे तुम? मुझे तटस्थ रहना है, कुछ भी नहीं करना है।
शायद थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए। तुम उसमें शामिल मत होना। इसके अंत में मुझे घर में घुसने दिया जाएगा। 4 या 5 मिनट बाद बैठक की खिड़की खुलेगी। तुम्हें उस खुली खिड़की के पास रहना है। हाँ, तुम मुझ पर नजर रखोगे क्योंकि तुम मुझे देख पा रहे हो। हाँ, और जब मैं अपना हाथ उठाऊं ऐसे तुम कमरे के अंदर उस चीज को फेंकोगे जो मैं तुम्हें फेंकने के लिए दूंगा और साथ ही आग चिल्लाओगे। समझ गए? पूरी तरह। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने जेब से एक लंबा सिगार के आकार का पैकेट निकला। यह एक साधारण सा स्मोक रॉकेट है जिसके दोनों सिरों पर ढक्कन है ताकि वह अपने आप जल सके। तुम्हारा काम यहीं तक सीमित है। जब तुम आग से सावधान होने का शोर मचाओगे तो काफी लोग तुम्हारी पुकार में शामिल हो जाएंगे। फिर तुम सड़क के छोर तक चले जाना और 10 मिनट बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगा। क्या मैंने सारी बातें साफ कर दी हैं? मुझे तटस्थ रहना है, खिड़की के पास जाना है, तुम्हें देखना है और इशारा मिलते ही यह चीज अंदर फेंकनी है, फिर आग का शोर मचाना है और गली के छोर पर तुम्हारा इंतजार करना है। बिल्कुल। फिर तुम मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हो। बहुत बढ़िया। मैं सोचता हूँ कि करीब करीब वक्त हो गया है कि मैं अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो जाऊं। वह अपने बेडरूम में गायब हो गया और कुछ मिनटों में खुशमिजाज सरल पादरी बनकर निकला। उसका चौड़ा वाला हेड, ढीली पैंट, सफेद टाई और सधी हुई मुस्कान और इधर उधर यूं ही ताक झांक करने की आदत ऐसी थी जो सिर्फ मिस्टर जॉन हेयर को मात दे सकती थी। होम्स ने अपने कपड़े ही नहीं बदले बल्कि उसके हाव भाव, उसकी आत्मा तक उसके नए किरदार में ढल जाती थी। नाट्य जगत ने एक बेहतरीन अभिनेता खोया, विज्ञान ने अपना महान तर्कशास्त्री खोया जब वह अपराध का विशेषज्ञ बना था। हम बेकर स्ट्रीट से 6:15 बजे चले थे और 1 घंटे में अभी 10 मिनट बाकी थे जब हम सरपेंटाइन एवेन्यू पहुंचे। शाम ढल चुकी थी और लैंप जलने शुरू ही हुए थे और हम ब्राइनी लॉज में चहलकदमी कर रहे थे उसकी मालकिन के इंतजार में। घर बिल्कुल वैसा था जैसा शर्लॉक होम्स के वर्णन को सुनकर मैंने सोचा था, पर उस जगह उतनी गोपनीयता नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। इसके विपरीत एक शांत इलाके की छोटी सी गली के लिए वहां खासी रौनक थी। एक कोने में गंदे कपड़े पहने आदमियों की भीड़ थी जो हंसते हुए सिगरेट पी रहे थे, कैंची की धार तेज करने वाला 2 चौकीदार जो किसी लड़की को छेड़ रहे थे और कई अच्छे कपड़े पहने युवक जो मुंह में सिगार दबाए इधर उधर घूम रहे थे। देखो, होम्स ने घर के चक्कर काटते हुए कहा, इस शादी से मामला आसान हो गया है। फोटो अब दोधारी हथियार बन गया है। संभावना यह है कि वह भी नहीं चाहेगी कि गॉडफ्रे नॉर्टन वह फोटो देखे, जिस तरह हमारा मुवक्किल नहीं चाहता कि उसकी राजकुमारी के सामने वह फोटो आए। अब सवाल यह है कि हमें फोटोग्राफ कहाँ मिलेगा? हाँ, कहाँ? यह संभावना नहीं है कि वह फोटो अपने साथ लेकर घूमती होगी। वह बड़े साइज का फोटो है। किसी महिला के कपड़ों में छुपाया नहीं जा सकता इतना बड़ा। वह जानती है कि बादशाह उसकी तलाशी करवा सकता है। इस तरह की 2 कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं। इसलिए हम यह मानकर चलें कि वह फोटो को अपने साथ लिए नहीं घूमती है। फिर कहाँ? उसके बैंकर या वकील के पास। यह दोहरी संभावना है, पर मैं इन दोनों में से एक भी नहीं समझता। स्त्रियां स्वभाव से ही रहस्यभरी होती हैं और अपने भेद को अपने पास ही रखती हैं। वह क्यों किसी और के सुपुर्द करेगी? वह उसे अपने मित्र के पास ही रखना चाहेगी, पर वह कह नहीं सकती कि एक व्यापारी को कौन सा अप्रत्यक्ष या राजनीतिक मामला खरीद डाले। उसके अलावा, याद रहे कि उसने निश्चय किया था कि कुछ दिनों में वह इसका इस्तेमाल करेगी। फोटो वहीं होना चाहिए जहां इसे आसानी से मिल सके। वह उसी के घर में होना चाहिए। पर उसमें तो 2 बार सेंध लग चुकी है। उन्हें देखना नहीं आया होगा। पर तुम कैसे देखोगे? मैं नहीं देखूंगा। फिर मैं उसे मजबूर करूंगा कि मुझे दिखाए। पर वह मना कर देगी। वह मना नहीं कर पाएगी। पर मुझे पहियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। उसकी गाड़ी है। अब मेरी बात मानना, वह कह रहा था तभी घोड़ा गाड़ी के किनारे पर लगी रोशनी चमक उठी और गली के छोर से घोड़ा गाड़ी आती नजर आई। वह बहुत खूबसूरत छोटी सी गाड़ी थी जो ब्राइनी लॉज के दरवाजे पर खड़खड़ाती हुई रुकी। जब वह रुकी तो कोने में यूं ही टहल रहे लोगों में एक युवक दौड़कर दरवाजा खोलने आया कि कुछ इनाम कमा सके, पर उसे दूसरे लफंगे ने खदेड़ दिया जो इसी इरादे से आया था। भयानक लड़ाई हुई और दोनों चौकीदारों ने एक युवक का साथ देकर इसको बढ़ावा दिया और धार तेज करने वाले ने भी, क्योंकि उसने दूसरे युवक के पक्ष में बोला। किसी पर वार हुआ और क्षण भर में वह युवती जो गाड़ी के बाहर आ गई थी एक दूसरे को मुक्कों और डंडों से मारते हुए युवकों की भीड़ के बीच में घिर गई।
होम्स भीड़ में घुस गया युवती की रक्षा करने के लिए, पर जैसे ही उस तक वह पहुंचा, वह अचानक चीखा और जमीन पर गिर गया और खून उसके चेहरे से बहने लगा। उसके गिरते ही चौकीदार एक ओर भागे और लफंगे दूसरी ओर, जबकि अच्छे कपड़े पहने दूसरे भले लोग जिन्होंने झगड़े में शामिल हुए बगैर झगड़ा देखा था, युवती की मदद करने और जख्मी आदमी की देखभाल करने के लिए इकट्ठा हो गए। आयरीन एडलर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर ऊपर जाकर वह खड़ी हो गई और उसकी सुडौल काया हॉल से आती रोशनी में चमक उठी। वह मुड़कर सड़क की ओर देख रही थी। क्या उस बेचारे को ज्यादा चोट आई है? उसने पूछा। वह मर गया है, कुछ आवाजें आईं। नहीं नहीं, इसमें अभी जान है, दूसरा चिल्लाया। पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही यह जा चुका होगा। यह बहादुर आदमी है, एक महिला बोली। उन्होंने मैडम का पर्स छीन लिया होता और घड़ी भी, अगर यह नहीं होता। उनका पूरा गिरोह था और वे बदमाश भी थे। अब यह सांस ले रहा है। यह सड़क पर पड़ा नहीं रह सकता। क्या हम इसे अंदर ला सकते हैं, मैडम? बिल्कुल। इसको सिटिंग रूम बैठक में ले आओ। वहां पर आरामदायक सोफा है। इस रास्ते से आइए प्लीज। धीरे धीरे और संजीदगी से उसे ब्राइनी लॉज के अंदर लाया गया और मुख्य कमरे में लिटा दिया गया, जबकि मैं खिड़की के नीचे से सारी गतिविधियां देखता रहा। लैंप जलाए जा चुके थे, पर पर्दे अभी गिरे नहीं थे, इसलिए सोफे पर लेटे होम्स को मैं देख सकता था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त अपने नाटक पर उसे शर्म आ रही थी या नहीं, पर मैं जानता हूं कि मुझे जिंदगी में इसके पहले कभी भी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, जितनी इस सुंदर युवती को देखकर हुई, जिसके खिलाफ मैं साजिश कर रहा था, क्योंकि वह बहुत ही दया और सहानुभूति के साथ जख्मी की देखभाल कर रही थी। अगर मैं इस वक्त अपने काम से पीछे हट गया होता तो होम्स के साथ गद्दारी करता। मैंने अपना दिल कड़ा किया और स्मोक रॉकेट निकाला। मैंने सोचा कि हम उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। हम तो उसको किसी और को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होम्स सोफे पर बैठ गया था और मैंने उसे ऐसा इशारा करते देखा मानो उसे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। एक नौकरानी ने दौड़कर खिड़की खोल दी। उसी समय मैंने उसे अपना हाथ उठाते देखा और इस इशारे पर मैंने रॉकेट उस कमरे में उछाल दिया और आग आग का शोर मचाने लगा। यह शब्द मेरे मुंह से निकला भर था कि तमाशाबीनों की पूरी भीड़, अच्छे या बुरे कपड़ों वाले, संभ्रांत, सईस और नौकरानियां सभी आग आग की चिल्लाहट में शामिल हो गए। धुएं के घने बादल कमरे में मंडराने लगे और लोग खिड़की से बाहर निकलने लगे। मैंने भागते हुए लोगों की झलक देखी और एक क्षण बाद होम्स की आवाज आई कि कोई खतरा नहीं है। चिल्लाती हुई भीड़ में रास्ता निकालते हुए मैं सड़क के कोने पर पहुंच गया और 10 मिनट बाद जब मैंने अपने दोस्त का हाथ अपने हाथ में पाया तो मैं खुश हुआ कि अब इस शोरशराबे से छुट्टी मिलेगी। वह कुछ मिनटों तक चुपचाप तेजी से चलता रहा, जब तक हम एजवेयर रोड की ओर जाने वाली शांत सड़कों की ओर मुड़ नहीं गए। तुमने बहुत अच्छी तरह अपना काम किया, डॉक्टर, उसने कहा। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। तुम्हारे पास फोटोग्राफ है। मैं जानता हूं कि वह कहाँ है। और तुमने कैसे पता लगाया? उसी ने मुझे दिखाया, जैसा मैंने बताया था कि वह दिखाएगी। मैं अब भी अंधेरे में हूं। मैं इसको रहस्य नहीं बनाना चाहता, हंसते हुए वह बोला। बात आसान थी। यह तो तुमने देख ही लिया है कि सड़क पर हर शख्स हमारे नाटक में शामिल था। उन सबको शाम के लिए इकट्ठा किया गया था। यह मैंने समझ लिया था। फिर जब शोर मचा, उस वक्त मेरी हथेली पर गीला लाल रंग लगा था। मैं आगे बढ़ा, गिरा, चेहरे पर अपना हाथ लगाया और जख्मी दिखता हुआ गिर गया। यह एक पुरानी चाल है। यह भी मैंने समझ लिया था। फिर वे मुझे उठाकर अंदर ले गए। वह मुझे अंदर ले ही जाती और क्या कर सकती थी। और अपनी बैठक में, जहां मुझे फोटो होने का शक था। वह उस कमरे और बेडरूम के बीच में था और मैं देखना चाहता था कि वह कहाँ था। उन्होंने मुझे सोफे पर लिटाया, मैंने हवा के लिए इशारा किया, उन्हें खिड़की खोलनी पड़ी और तुम्हें मौका मिल गया। इससे तुम्हें कैसे मदद मिली? यह बहुत जरूरी था। जब कोई महिला सोचती है कि उसके घर में आग लगी है, तो वह स्वाभाविक तौर पर उस चीज की ओर दौड़ती है जो उसे सबसे प्यारी है। यह भावना बहुत तेज होती है और कई बार उसका फायदा उठाया है। डार्लिंगटन सब्स्टिट्यूशन स्कैंडल में मैंने इसका फायदा उठाया है और आनसवर्थ कासल मामले में भी। एक शादीशुदा औरत अपना बच्चा उठाती है, कुंवारी अपने जेवरों का डिब्बा। अब मुझे यह बात साफ थी कि हमारी आज की युवती के पास घर में उस चीज से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं था, जिसकी हमें तलाश थी। वह उसी को बचाने के लिए दौड़ेगी। आग के खतरे का शोर बेहतरीन ढंग से मचाया गया था। धुआं और चीख पुकार बड़े से बड़े पत्थर का दिल भी हिला देने के लिए काफी थे। उसकी प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया थी।
फोटोग्राफ घंटी खींचने की डोर के दाईं ओर बने एक पैनल के सुराख में है। पल भर में वह वहां थी और उसने उसे आधा निकाल लिया था जब मुझे उसकी झलक दिखी। जब मैंने पुकारा कि यह झूठी चेतावनी है, उसने उसे वापस रखा, रॉकेट को देखा, कमरे से बाहर निकली और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। मैं उठा और बहाने बनाता हुआ घर से खिसक लिया। मैं हिचका कि फौरन फोटो लेने की कोशिश करूं या न करूं, पर गाड़ीवान अंदर आ गया था और मुझे गौर से देख रहा था, इसलिए मैंने इंतजार करना ठीक समझा। ज्यादा उतावली सारी बात बिगाड़ सकती थी। और अब? मैंने पूछा। हमारी खोज करीब करीब खत्म हो गई है। मैं कल बादशाह से मिलूंगा और तुमसे भी, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो। हमें युवती के इंतजार में बैठक में बिठाया जाएगा, पर यह संभव है कि जब वह आएगी तो न फोटो पाएगी न हमें। बादशाह को तसल्ली मिलेगी कि वह अपने हाथ से फोटो ले सका है। और तुम कब आओगे? सुबह 8 बजे। तब वह उठी नहीं होगी, इसलिए हमारे लिए मैदान साफ रहेगा। इसके अलावा हमें फुर्ती दिखानी होगी, क्योंकि इस शादी का मतलब हो सकता है कि उसकी जिंदगी और आदतों में फर्क आ जाए। मुझे देर किए बगैर बादशाह को तार भेजना होगा। हम बेकर स्ट्रीट पहुंचकर अपने दरवाजे पर रुक चुके थे। वह चाबियां ढूंढते अपनी जेब तलाश रहा था कि पास से गुजरते किसी की आवाज आई। गुड नाइट मिस्टर शर्लॉक होम्स। उसी समय पगडंडी पर कई लोग थे, पर यह अभिवादन घोड़ा गाड़ी में बैठे एक पतले युवक से आया था। मैंने पहले कहीं यह आवाज सुनी है, होम्स ने कम रोशनी वाली सड़क पर नजर दौड़ाते हुए कहा। अब मैं सोच रहा हूँ आखिर वह कौन हो सकता है। उस रात मैं बेकर स्ट्रीट पर सोया और सुबह हम अपने टोस्ट और कॉफी में व्यस्त थे जब बोहेमिया का बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। तुमने सचमुच वह पा लिया। दोनों कंधों से शर्लॉक होम्स को पकड़कर वह बोल पड़ा और उत्सुकता से उसका चेहरा देखने लगा। अभी नहीं, पर तुम्हें उम्मीद है। मुझे उम्मीद है। तो फिर चलो। मैं चलने को बेचैन हूँ। हमें कैब ढूंढनी होगी। नहीं, मेरी गाड़ी इंतजार कर रही है। तो इससे मामला आसान हो गया। हम नीचे उतरे और एक बार फिर ब्राइनी लॉज की ओर उतरे। आयरीन एडलर की शादी हो गई, होम्स ने बताया। शादी? कब? कल। पर किससे? नॉर्टन नाम के अंग्रेज वकील से। पर वह उससे प्यार तो नहीं करती होगी। मुझे आशा है कि वह करती है। क्यों? आशा क्यों है? क्योंकि इससे योर मैजेस्टी आगे भी किसी तरह की परेशानी से बचे रहेंगे। अगर युवती अपने पति से प्यार करती है तो वह योर मैजेस्टी से प्यार नहीं करती। अगर वह योर मैजेस्टी से प्यार नहीं करती तो कोई कारण नहीं कि वह योर मैजेस्टी की योजना में दखल डालेगी। यह सच है। फिर भी खैर, मैं चाहता था कि वह मेरे साथ रहे। क्या रानी बनती वह। फिर वह एक चुप्पी में खो गया जो तब तक नहीं टूटी जब तक हम सरपेंटाइन एवेन्यू पर रुक नहीं गए। ब्राइनी लॉज का दरवाजा खुला हुआ था और सीढ़ियों पर एक अधेड़ महिला खड़ी थी। उसने हमें गाड़ी से उतरते हुए व्यंग्य से देखा। मिस्टर शर्लॉक होम्स, मैं समझती हूँ। उसने पूछा। मैं मिस्टर होम्स हूँ। मेरे मित्र ने उसकी ओर प्रश्न भरी और चौंकी हुई नजर डालते हुए जवाब दिया। बिल्कुल। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम्हारे आने की संभावना है। वह आज सुबह चेरिंग क्रॉस से 5:15 बजे की ट्रेन पकड़कर यूरोप चली गई है, अपने पति के साथ। क्या? आश्चर्य और हताशा से सफेद पड़ता हुआ शर्लॉक होम्स लड़खड़ाया। तुम्हारा मतलब है कि वह इंग्लैंड छोड़ गई है, कभी न आने के लिए? और कागज? बादशाह ने रुंधी आवाज में पूछा। सब खो गया। देखते हैं। उसने नौकरानी को धक्का दिया और ड्राइंग रूम में दौड़ा गया, उसके पीछे पीछे बादशाह और मैं भी गया। फर्नीचर हर दिशा में फैला हुआ था, शेल्फ हटा दिए गए थे, दराजें खुली हुई थी, मानो युवती ने भागने से पहले जल्दी जल्दी सामान तितर बितर किया हो। होम्स घंटी की डोर तक पहुंचा, एक छोटा सा शटर खोला और उसमें हाथ डालकर एक फोटो और एक पत्र निकाला। फोटो खुद आयरीन एडलर का था, जो एक बढ़िया इवनिंग ड्रेस में थी, और खत शर्लॉक होम्स के नाम था और उसे तब तक नहीं छूना था जब तक होम्स उसे खुद लेने न आए। मेरे मित्र ने उसे फाड़कर खोला और हम तीनों ने उसे साथ साथ पढ़ा। वह पिछली रात आधी रात को लिखा गया था और इस प्रकार था। माय डियर मिस्टर शर्लॉक होम्स, तुमने सचमुच बहुत बढ़िया किया। तुमने मुझे पूरी तरह झांसे में डाल दिया। आग के शोरगुल के बाद भी मुझे शक नहीं हुआ था। पर फिर जब मैंने सोचा कि मैंने अपना रहस्य किस तरह खोल दिया है, तो मैं सोचने लगी। महीनों पहले ही मुझे तुमसे बच के रहने के लिए कहा गया था। मुझसे कहा गया था कि अगर बादशाह किसी की मदद लेगा तो वह तुम ही होगे, और तुम्हारा पता भी मुझे दिया गया था। इस सब के बावजूद तुमने मुझसे वह जान लिया जो तुम जानना चाहते थे। शक होने के बाद भी मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना दयालु पादरी धूर्त हो सकता है। पर तुम जानते हो, मैं खुद भी प्रशिक्षित अभिनेत्री रही हूँ।
पुरुषों के लिबास मेरे लिए नए नहीं हैं। मैंने भी अक्सर इससे मिलने वाली आज़ादी का फ़ायदा उठाया है। मैंने कोचवान जॉन को तुम पर नज़र रखने के लिए कहा। मैं ऊपर दौड़ी, कपड़े बदले और जब तुम मेरे घर से गए उसी वक्त मैं नीचे उतर कर आई। खैर, मैंने तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हारा पीछा किया और इस तरह यकीन कर लिया कि मैं जाने-माने मिस्टर शर्लॉक होम्स की दिलचस्पी का केंद्र हूँ। फिर मैंने बेवकूफ़ी से तुम्हें गुड नाइट कहा और अपने पति को देखने टेम्पल चली गई। हम दोनों ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम भाग निकलें अगर हमारा विरोधी इतना ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए कल जब तुम आओगे तो यह घोंसला खाली मिलेगा। जहाँ तक फोटो की बात है, तुम्हारा मुवक्किल आराम से रह सकता है। मैं उससे ज़्यादा बेहतर आदमी द्वारा चाही जाती हूँ और मैं भी उसे चाहती हूँ। बादशाह जो भी चाहे करे, उसके काम में मैं दखल नहीं दूंगी जिसका उसने गलत फायदा उठाया है। मैं फोटो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रख रही हूँ, क्योंकि वह एक ऐसा हथियार है जो मुझे उसके उठाए किसी भी कदम से सुरक्षित रखेगा। मैं एक फोटो छोड़ रही हूँ जिसे वह शायद अपने पास रखना चाहे। और मैं हूँ, मिस्टर शर्लॉक होम्स, तुम्हारी अपनी आयरीन नॉर्टन एडलर। जब हम तीनों वह खत पढ़ चुके तो क्या महिला है! ओह, क्या महिला है! बोहिमिया का बादशाह चिल्ला उठा। क्या मैंने बताया नहीं था कि वह कितनी तेज और जिद्दी है? क्या वह तारीफे काबिल रानी नहीं बनती? क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि वह मुझे अपने लायक नहीं समझती? कुछ भी हूँ, मैंने उस महिला के बारे में जो समझा और देखा है, तो वाकई तुम्हारी और उसकी जोड़ी बेमेल रहती। होम्स ने रूखेपन से बादशाह से कहा। मुझे अफसोस है कि मैं बादशाह के काम में कामयाब नहीं हो सका। इससे उल्टा, माय डियर सर, बादशाह बोला। इससे ज्यादा कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती थी। मैं जानता हूँ, जो वह कहती है उससे पीछे नहीं हटती। फोटो उतना ही सुरक्षित है मानो उसे आग में झोंक दिया गया हो। मुझे खुशी है कि योर मैजेस्टी यह बात कह रहा है। मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ। यह अंगूठी। उसने अपनी अंगुली से एक सांप के आकार वाली अंगूठी निकाली और खुली हथेली पर रख दी। योर मैजेस्टी के पास कुछ ऐसा है जिसकी कीमत मेरी नज़र में इस अंगूठी से ज्यादा है। होम्स ने कहा। तुम उसका नाम भर लो। यह फोटोग्राफ। बादशाह ने अचरज से उसकी ओर ताका। आयरीन का फोटोग्राफ। वह बोल पड़ा। बिल्कुल, अगर तुम लेना चाहते हो तो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर अब इस मामले में और कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग कहता हूँ। उसने झुककर अभिवादन किया और खुली हुई हथेली पर एक नज़र डाले बगैर ही मेरे साथ अपने चेम्बर में चला गया। इस तरह बोहिमिया राज्य पर बदनामी का बादल छाया था और मिस्टर शर्लॉक होम्स के सारे मंसूबों को एक होशियार युवती ने पछाड़ दिया। वह अक्सर स्त्रियों की होशियारी का मजाक उड़ाता था, पर हाल फिलहाल में मैंने उसे ऐसा करते नहीं सुना। जब वह आयरीन एडलर की बात करता है या उसके फोटो का जिक्र करता है, वह हमेशा उसे बड़ी इज्जत से वह महिला कहकर संबोधित करता है।